जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये एडहॉक जजेस का मामला कानूनी है, लेकिन हम देख रहे हैं इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और अपोजिशन की जानिब से भी जो है यही मुतालिबा किया जा रहा है कि हम ख्याल जजेस को लेकर आया जा रहा है और ताकि जो है आगे जो फैसले अपने मुताबिक किए जा सके। क्या देखते हैं आपके अदलिया के खिलाफ जो है ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पैदा हो चुका है जो कि ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ले डूब रहा है बल्कि उसने अवामी मफाद के मामलात को भी डबो दिया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये देखें कि ये दो तीन सवाल हम अगर अपने सामने रखें, क्या इस वक्त वाकई बैकलॉग खत्म करने की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या आइन इस चीज की इजाजत देता है एडहॉक जजेस जो हैं उनका तकर्रुर किया जाए? बिल्कुल आइन इसकी इजाजत देता है। लेकिन क्या ये जरूरत सिर्फ अभी है? इससे पहले नहीं थी? पिछले 8-10 साल में नहीं थी? बिल्कुल पहले भी थी। तो अभी क्यों ऐसा किया गया है? तो इस सारी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो एक क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा क्राइसिस है कि 4 लोगों को आप नामजद करते हैं, 3 उनमें से रिक्यूज कर लेते हैं कि हम नहीं आ सकते। आपके मुल्क में कोई इज्जतदार आदमी, कोई काम करने वाला आदमी किसी बड़े अच्छे आईनी ओहदे पर आकर बैठने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर जो मुल्क को सर्व करना है, अवाम को सर्व करना है, उसको सर्व करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि आपने उन ओहदों की साख को तबाह कर दिया। सिर्फ यही नहीं कि उन ओहदों पे बैठे हुए लोगों ने किया है, बल्कि हमारे कुछ सियासतदानों ने भी किया अपने जाती सियासी मफादात के लिए। आप सिर्फ एडहॉक जजेस वाले मामले को देख लें कि हुकूमत की बात भी अगर हम करें, अगर हम अपोजिशन की बात भी करें, दोनों ने इस क्रेडिबिलिटी को, इस सारे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को हिट किया। सिर्फ इस हम स्पेसिफिक केस की बात करें, मिसाल के तौर पे हुकूमत ने एक अगर अच्छा काम भी होना है, पहली बात तो यह है कि इस मामले को हुकूमत ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है और अभी जो रिसेंट केसेस और रिसेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चल रही हैं, हुकूमत उसमें एक ऐसी फ्रीक बन के सामने आई है कि एक अगर अच्छा काम भी होने जा रहा है और हुकूमत उसमें आगे आकर उसकी ऑनरशिप लेती है तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई गलत काम होने जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई बेनिफिशियरी ये बनने जा रहे हैं सिस्टम के। दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं, अपोजिशन भी इसको इस तरह से मुतनाज़ा बना रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम देखें कि जिस तरह से जुडिशरी की बात करें, इलेक्शन कमीशन में, अगरचे इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए कुछ लोगों ने खुद भी इसमें रंग में भंग डाल दिया और खुद इन ओहदों की ताजीम के हवाले से जो काम किया वो किया, लेकिन अपोजिशन जिस तरह से हर चीज को मिलाइन कर देती है, कौन इज्जतदार आदमी आकर बैठेगा और कहेगा कि वाकई ये जो 58,479 केसेस हैं ये खत्म करने के लिए मैं सामने आता हूं? कौन आकर, मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। अदील साहब, आपसे एक सवाल पूछना आप ये देखें कि 4 में से जी साहब मैं आ रही हूं, 4 में से 3 जजेस, 4 में से 3 जजेस जो हैं वो रिक्यूज कर दें। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आप देखेंगे कि कल को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करेंगे, कल को आप अरकान का तकर्रुर करेंगे जो वाकई जेन्युइनली जिन लोगों को आके इन ओहदों पर आके सर्व करना चाहिए वो नहीं करेंगे। उनको क्या जरूरत पड़ी है अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल दें? तो मैंने पहले ये कह दिया कि इसमें ना सिर्फ ये सियासतदानों और कुछ सियासी जमातों का कसूर है, बल्कि इन ओहदों पर बैठे हुए लोगों का खुद भी कसूर है। उन्होंने ऐसी परसेप्शन बना दी। दूसरी बात यह है कि देखें कि जो ये कहा जा रहा है हम ख्याल जजेस आ जाएंगे, हम ख्याल जजेस, मुझे बात कर लेने दीजिए। हम ख्याल जजेस कैसे आएंगे? जुडिशल कमीशन हुकूमत का फोरम नहीं है। इस फोरम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, दीगर सिटिंग जजेस हैं। बाकी इसमें जो हुकूमत का जो पोर्शन आता है लॉ मिनिस्टर की सूरत में, अटॉर्नी जनरल की सूरत में, वो तो बहुत महदूद उनका हिस्सा है। उनके सिर्फ 2-3 वोट बनते हैं, लेकिन हम कह देते हैं जी हम ख्याल जजेस लेकर आ रहे हैं। ये तो इस बड़े आईनी फोरम ने फैसला करना। फिर दूसरी बात, ये वो हम ख्याल सपोज जजेस आ जाते हैं, उन हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी से केसेस सुनने शुरू कर देने हैं। तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेबस हैं इस हवाले से कि वो अकेला फैसला नहीं कर सकते। आप गुज़िश्ता रोज की डेवलपमेंट देखें जिसमें वो माइनॉरिटी में चले गए। आप इससे पहले देखें जो बड़ा फैसला 8-5 से आया है,
उसमें वो माइनॉरिटी में चले गए। इसकी रीजन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद से अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये मामला कमेटी के पास चला गया। कमेटी में कौन अरकान है? जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। ये फैसले अक्सरियत से होते हैं। इसमें अब वो फर्दे वाहिद वाला मामला जो है वो खत्म हो गया। तो ये ढाक जजेस अगर आ भी जाते हैं तो इनको जो लोग पोलिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जी किसी मखसूस केस में बैठ के कोई मखसूस फैसला सुना देंगे, ये तो सुना ही नहीं सकते। ये खुद से बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमल है उसमें अब कोई एक शख्स या हुकूमत या कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। तो क्यों मुतनाजा बना रहे हैं हम एक अच्छे कॉज को भी? हुकूमत भी इसको मुतनाजा बनाने की जिम्मेदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको मुतनाजा बनाने की जिम्मेदार है, इन ओहदों पर बैठे हुए लोग भी इनको मुतनाजा बनाने के जिम्मेदार हैं। अल्टीमेटली इसमें क्या नुकसान किसको हो रहा है? अल्टीमेटली नुकसान इसमें सिस्टम को हो रहा है, अल्टीमेटली इसमें नुकसान अवाम का हो रहा है, और सब अपने अपना जो मफादात के लिए जो है वो नुकसान जो है वो मुल्क को पहुंचा रहे हैं। जी जी साहब। मैं लॉ स्कूल में था तो मेरे प्रोफेसर कहा करते थे कि जब किसी के पास दलील ना हो तो वो इतनी लंबी बहस करता है कि बहस इस दुआ के साथ कि बहस ख़त्म ही ना हो ताकि किसी को पता ना चले कि इस पूरी बहस के अंदर दलील नहीं। गुजारिश अदील साहब से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट की असामियाँ पूरी होनी चाहिए ताकि बैकलॉग केसेस का ख़त्म हो। सवाल आपसे बड़ा सिंपल सा है कि अगर पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जज साहिबान ऐसे हों जो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए परमानेंट बेसिस पे क्वालिफाई करते हों, तो क्या उनकी मौजूदगी में भी एड हॉक जजेस लगा देने चाहिए या रेगुलर अपॉइंटमेंट करनी चाहिए? तो भाई साहब आपके जजेस ने फैसला किया है ना, आपके आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं उस फोरम का हिस्सा हैं, वहां पर मेजॉरिटी से फैसला होता है। आप तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई इंस्टीट्यूशन, शायद कोई हुकूमत, शायद कोई मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कोई तासुर नहीं दे रहा, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पाकिस्तान में यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? एड हॉक जजेस का साद रसूल साहब मेरी बात तो सुन लेना। आपका मसला ये है कि काम की बात जब हो रही हो तो आप जो है वो अपने सवालात में आप पड़े हुए हैं। 182 में लिखा हुआ है भाई कि आपके पास नंबर पूरे भी हैं तो आप एड हॉक जजेस तैनात कर सकते हैं। उसमें मसला क्या है? जब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन मौजूद है कि आपके पास अगर इवन नंबर पूरा भी है तो आप लगा सकते हैं। मैंने आपको उसका थोड़ा सा मसला बताया, मैंने आपको उसका थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा मसला बताया, मैंने आपको थोड़ा सा मसला बताया। ये मामला पता कहां खत्म होगा? ये मामला खत्म होगा कि जितने हॉक जजेस लगे उन तमाम पे नोटिफिकेशन देखें, उनके मकासद क्या थे, क्या उन्होंने मकासद पूरे किए। जब वो माजी का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको इन सवालों के जवाब आप बैठ के साद रसूल साहब आप बैठ के सुन लें, अदील साहब सुन लें, जी अदील साहब की बात सुन लें। जी साहब जी जी ओहो सुन तो लें। मैंने जिस तरह कहा कि आखिरी दफ़ा जब ये जजेस एड हॉक जजेस लगे थे तो हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह के लोग कम मौजूद थे जो क्वालिफाई करते थे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, क्योंकि सारे जजेस सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट के बाद 31 जुलाई 2009 की जजमेंट के बाद सारे नए जजेस थे हाई कोर्ट्स के अंदर। वहाँ पे पुराने क्वालिफाई करते हुए जजेस जो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं वो कम थे। इस वक्त जब हाई कोर्ट्स में इस तरह के बेशतर जजेस मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पूरा होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके ख्याल में परमानेंट क्वालिफाइड लोगों के होते हुए एड हॉक पोजीशंस फिल होनी चाहिए या परमानेंट पोजीशंस फिल होनी चाहिए? जी इजाजत दे रहा है तो फिर फैसला साज इसको लगा सकते हैं, इसमें क्या मसला है? आप उस 182 को आप कह रहे हैं कि वो आइन साजों ने गलत शिक डाल दी बीच में, क्या मतलब होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? ओ भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा, कोई शख्स भी ये नहीं कह रहा, फैसला किया है, कोई शख्स भी ये नहीं कह रहा। जी ठीक है आदिल साहब और साहब बिल्कुल जी